भारत में इस समय जो हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है और जो आग दूसरे प्रदेशों में फैल रही है और जिस प्रकार से 3 महीने से हिंसा का तांडव वहाँ चल रहा है, जिस प्रकार से अलग अलग समुदायों के बीच में विद्वेष फैल रहा है, जिस प्रकार से ये विद्वेष नागालैंड, मिज़ोरम, आसाम तक पहुँच रहा है, जिस प्रकार से केंद्रीय बलों के और वहाँ की लोकल पुलिस के खिलाफ एक अविश्वास पैदा हो रहा है, ये क्या देश के लिए उचित है या कि देश की एकता अखंडता के लिए एक शुभ संदेश है या देशवासियों को सतर्क हो जाना चाहिए? क्या ये सत्य नहीं है कि अब हम तब सर्वाइव कर सकते हैं, हम देश तब उन्नति कर सकता है जबकि देश की छवि पूरे विश्व में एक शांति प्रिय देश की हो जो करीब 75 साल से रही है। कभी अगर देश के किसी हिस्से में, किसी कोने में किसी प्रकार की हिंसा की घटना हुई है तो भी विश्व को ये लगा है कि एक छुटपुट घटना है। विश्व में सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, हर प्रदेश की, हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्टता है, जिसकी वजह से अगर छुटपुट घटनाएं होती हैं तो उसको ये ना माना जाए कि भारत में वो घटनाएं घट रही हैं, बल्कि किसी कोने में घटना घट रही हैं, ऐसा पूरा विश्व मानता था। लेकिन अब जिस प्रकार से दिख रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर जो हुआ, जो नूह के अंदर हुआ और धीरे धीरे वो पूरी आग पलवल तक पहुंची, वो फरीदाबाद तक पहुंची, वो गुड़गांवा में पहुंची। गुड़गांवा वो इलाका जो कि हिंदुस्तान का आईटी हब है, जहाँ पे बहुमंजिली इमारतें हैं और जहाँ पे एक मॉडल है जिसको पूरे विश्व में भारत दिखाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे को दिखाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से दिखाने का प्रयास करता है कि गुड़गांव को देखकर आपको लगेगा कि आप विश्व के किसी विकसित देश में हैं। लेकिन जिस प्रकार की हिंसा उस इलाके में फैली और जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और जिस प्रकार से वहाँ पे पूजा स्थलों को जलाया गया, जिस प्रकार से विश्व ने वो तांडव देखा, जली हुई कारों को देखा, तो क्या विश्व में भारत की छवि अच्छी बनी या खराब बनी, ये सोचने का विषय। तो एक कोना भारत का पूर्वोत्तर का जो कि सीमावर्ती इलाका है, जो म्यांमार से और चीन के पास है, और दूसरा इलाका जो दिल्ली के बिल्कुल पास है और जो एक प्रतिष्ठा का केंद्र हमारे लिए है, वहाँ पे लगी हुई आग को भारत की छवि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने देखा जब चुनाव नहीं हुए थे कर्नाटका के अंदर, उसके पहले किस प्रकार की घटनाएं और किस प्रकार का चित्रण पूरा विश्व कर्नाटका के बारे में देखता था। कभी हिजाब के बारे में देखता था, कभी हलाल मीट के बारे में देखता था, और ऐसा लगता था कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा भारत के लिए इतना प्रबल हो गया है। लेकिन जब से सरकार बदली है, जब से आपने देखा है कि सरकार ने ये कोशिश की है कि वहाँ धार्मिक विद्वेष ना फैले, धार्मिक सद्भाव हो, तब आप कोई घटना वहाँ होते हुए नहीं देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे मणिपुर हो, वहाँ पर मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा रहा है, इसके बावजूद कि उनका निकम्मापन, उनकी अकर्मण्यता, उनकी धूर्तता और उनकी संलग्नता इस घटना को बढ़ाने में, जहाँ पे हथियार लूट लिए जाएं या सौंप दिए जाएं और जहाँ पे बहुत उच्च स्तर के हथियार सभी संप्रदाय के उग्रवादी लोगों के हाथों में पड़ जाएं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार का एक उन्माद अपनी पराकाष्ठा को छू चुका है और किस प्रकार का विद्वेष वहाँ घर कर गया है। लेकिन कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा, कोई आग को बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा, ना कोई उसके बारे में बोल रहा है, केवल उलझाने का प्रयास हो रहा है। इसको अफीम की खेती से जोड़ा जा रहा है, इसको म्यांमार की दुश्मनी से जोड़ा जा रहा है, जबकि म्यांमार ने वहाँ जो हमारे देश के उग्रवादी वहाँ जाके शरण लेते थे, हमारी मदद की थी,
और उनका जब हमने वहाँ जाके सीमा क्रॉस करके उनको ख़त्म किया था तो म्यांमार ने हमारा साथ दिया था, लेकिन म्यांमार को पाकिस्तान के समकक्ष खड़ा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अपनी अकर्मण्यता को पाकिस्तान तो चलिए दुष्ट राष्ट्र है, लेकिन म्यांमार को भी उसी श्रेणी में खड़ा कर देना और ओपीएम खेती से उसको जोड़ना, एक प्रकार से आदिवासियों को इस प्रकार से इंगित करना और अंकित करना, आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं हैं और उनके जंगल और ज़मीन पर पूंजीपतियों का कब्जा होने दिया जाए, उन्हें किसी प्रकार से बदनाम किया जाए और केवल देश में पूंजीवाद पनपे और जो वहाँ के खनिज हैं और वहाँ के जो जंगल हैं उनका दुरुपयोग ये पूंजीपति कर सकें। तो प्रश्न ये उठता है कि इससे देश की छवि अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है, क्योंकि हम लोग चिंतित हैं इस बात से, क्योंकि हम लोग भारत का हित चाहते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम चाहते हैं कि भारत की छवि पूरे विश्व में अच्छी हो और इसलिए भी हम चिंतित हैं कि पूरे विश्व में करीब 4-4.5 करोड़ हिंदू, जो लोग अपने को हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, उनको ये समझना चाहिए 4-4.5 करोड़ हिंदू उन देशों में रहते हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी के देश हैं या क्रिश्चियन मेजॉरिटी के देश हैं। जिस प्रकार से मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को एक अलग श्रेणी में खड़ा किया जा रहा है, वो ये सोचना चाहिए इन मूर्खों को कि जो हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों में रह रहे हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव होगा और अगर इसका प्रतिक्रिया हुई तो इन बच्चों का क्या होगा। अंबानी साहब और अमित शाह के पुत्र जय शाह दुबई के अंदर बड़ी बड़ी कोठियाँ खरीदते हैं, अपना निवेश करते हैं, उन्हें मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है और मुसलमान देशों से वो आयात और निर्यात करते हैं, लेकिन अपने देश के जो निरीह मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो गरीब आदिवासी क्रिश्चियन हैं, उनसे इन्हें घृणा है। अमीर क्रिश्चियनों से ये गले मिलते हैं, झप्पी लगते हैं और जो शेख हैं, बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति शेख हैं, उनसे जाके मस्जिदों में ये दौरे कर सकते हैं, उनसे झप्पी लग सकते हैं, लेकिन अपने देश के जो गरीब हिंदू मुसलमान सिख हैं उनसे ये दूरी बनाते हैं और बीच में एनएसजी के कमांडोज आ जाते हैं और उन गरीबों को इतना अवसर भी नहीं मिलता कि इनके 5 बार जो ड्रेस बदलते हैं उनको छू सकें या छू के देख सकें कितने महंगे ये कपड़े पहनते हैं। ये माना जा रहा था कि एक राजनीतिक कुटिलता सत्ता पक्ष ने दिखाई थी कि चुनाव 8 महीने बाद हैं, 2-3 महीने के बाद G20 की मीटिंग है और G20 की मीटिंग में ये दिखाया जाएगा, पूरे विश्व को दिखाया जाएगा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और भारतवासियों को ये दिखाया जाएगा, यहाँ भारत के वोटर्स को ये दिखाया जाएगा कि देखिए विश्व के सारे बड़े बड़े नेता, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हों, चाहे चीन के राष्ट्रपति हों, चाहे यूके और फ्रांस और स्वीडन और बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, भारत के अंदर आए और भारत विश्व गुरु बन गया और उसके माध्यम से, उस चित्रण से और उसका जो गोदी मीडिया जिस प्रकार से गुणगान करेगा और उसके बाद एक माहौल बनाया जाएगा कि भारत विश्व गुरु बन गया और मोदी जी जो है विश्व गुरु हैं और देखिए हमारे देश की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी। चलिए अच्छी बात है अगर प्रतिष्ठा बढ़ती और G20 अच्छा होता, लेकिन जिस प्रकार की संभावनाएं अब व्यक्त की जा रही हैं, पूरे विश्व के विदेश विभाग ये पत्र लिख रहे हैं, ये भारत के विदेश विभाग से पूछ रहे हैं कि क्या भारत सेफ देश है या भारत सुरक्षित देश है, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ दिख रही हैं, ये जली हुई कारें जो मेवात के अंदर की, गुड़गांव के अंदर की दिख रही हैं, मणिपुर के अंदर की घटनाएं जो बिल्कुल एक प्रकार से आपके दिल को तोड़ देती हैं, वो दिख रही हैं। ऐसी घटनाओं की तो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है। इतने निकृष्ट और इतने निर्लज्ज और इतने दुष्ट लोग भारत जैसे देश में हो सकते हैं। तो पूरा विश्व इसको देख रहा है, इंटरनेट का ज़माना है और उनको पता चल रहा है, तो इसलिए वो ये चिंतित हैं कि मेवात का इलाका, जो गुड़गांव का इलाका है, जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और जिस प्रकार से ये चीज़ें फैल रही और इंटरनेट इस इलाके में बिल्कुल बंद है, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है और जैसे मणिपुर में भी इंटरनेट बंद है और जिस प्रकार से सूचनाएं बाहर नहीं जा रही हैं, तो जो विश्व समुदाय है, जो G20 में आने वाले आगंतुक हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे अतिथि हैं, उनके दिमाग में अगर ये चिंता आ रही है कि क्या भारत एक
ट्रैवल करने के लिए सुरक्षित देश है, तो इसको लाजमी माना जा सकता है। हमको भी अगर खबर मिले कि हमको घूमने के लिए दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है या किसी भी ऐसे देश में जाना है जहाँ के बारे में इस प्रकार की घटनाएं टीवी में आ रही हैं, इंटरनेट पे आ रही हैं, यूट्यूब में आ रही हैं, और उसके बाद हमें ट्रैवल करना है, तो हमें भी डर लगता है कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। तो ये एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या जो कहा जाता है और जिसके माध्यम से बाकी हमारी जो रोज़गार की स्थिति है वो सबको पता है, महंगाई की स्थिति है सबको पता है, टमाटर 300 रुपये किलो कोई सोच नहीं सकता, जीरा 700 रुपये, दूध के दाम कहाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ, जबकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो हैं वो 30% गिर गई हैं, लेकिन क्रूड हमारे को जो पेट्रोल और डीजल मिल रहा है उसके दाम की कटौती ना होना, लोगों को नौकरी न मिलना, उनकी आमदनी घटना, जो छोटे दुकानदार व्यापारी हैं उनके धंधे चौपट हो जाना, जीएसटी की मार, हर चीज़ पे जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स को कम किया जाना, जीएसटी को बढ़ाना, गरीबों को परेशान किया जाना, उनकी दर्द को न सुनना, ये सारे संकेतक इस प्रकार से मिल रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा था, लोग ये समझते थे, जो भक्त लोग थे वो ये मानते थे कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। तो क्या इसको डंका बजाना कहते हैं? या जब आप विदेश जाते हैं, टूर पे जाते हैं और वहाँ पे ढोकला और खांडवी खाने वाले 150 लोग मोदी मोदी का नारा लगाते हैं और उससे लगता है कि भारत का डंका बज रहा है। डंका ऐसे नहीं बजता। डंका तब बजता है जब देश में शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, समभाव हो, नफ़रत न हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। लेकिन कोई देश इस बात से अगर फूला नहीं समाता, अगर उसको इससे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ देश में, समाज में विद्वेष फैला हुआ है, आपस में कटुता है, एक दूसरे के खून के हम प्यासे हो गए हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता एक शिक्षक रूप में कि इसको डंका बजना कैसे कहते हैं। बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिल रही है, और एक और चीज़ अगर आप देखिएगा, एक अनुसंधान कीजिएगा, थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं, प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ज़रा इनके पुत्र पुत्रियों के बायोडाटा चेक कर लीजिएगा। ये विदेश के क्रिश्चियन डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड देशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे फीस 1.5-2 करोड़ की है। आश्चर्यचकित मत होइएगा, रिसर्च कीजिएगा, मैं कोई आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ। और आप से ये एक्सपेक्ट करते हैं, और आपसे भी उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं जो हायर इनकम ग्रुप के हैं, हायर मिडिल क्लास के हैं, वो उनके नहीं, ये उन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के परिवारों से एक्सपेक्ट करते हैं उनके बच्चों को जो माथे पे साफ़ा बांधें, जो तलवारें और तमंचे लेकर मस्जिदों के सामने में नारे लगाएं, और जब पकड़े जाएं तो उसके बाद ये आपको नहीं पूछेंगे, अगर जेल से जब 10-12 साल बाद छूटेंगे तो माला पहनाने पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आपको उग्र बना रहे हैं, या आपको राक्षस बना रहे हैं, या आपको लैंड माइन बना रहे हैं, या आपको ह्यूमन बॉम्ब बना रहे हैं, और देश की हानि कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी लोग, ये मेरा और आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये भारत माता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम शांति का संदेश दें, महात्मा गांधी के संदेश, महात्मा बुद्ध और महावीर के और गुरु नानक के संदेश को, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आगे बढ़ाएं, और देश में एक दूसरे समाज के प्रति विद्वेष और घृणा पैदा न होने दें। हम ये प्रयास करें कि जो ये आग लगा रहे हैं हम उन्हें बुझाते चलें, जहाँ जहाँ ये आग लगा रहे हैं उसमें पानी छिड़कें। और मेवात के इलाके में जिस प्रकार से जाट समुदाय ने, राजपूत समुदाय ने, गुर्जर समुदाय ने आगे बढ़ के ये कहा है कि हम इस क्षेत्र में आग नहीं लगने देंगे, और जो मेवाती अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जाके वो खड़े हो गए, उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। सिखों ने अपने गुरुद्वारे उनके लिए खोल दिए, और मुसलमानों ने हिंदुओं के अपने घरों में शरण दे के उनकी जान बचाई, और हिंदुओं ने मुसलमानों की जान बचाई। तो अभी जो भारतीयता है, जो हिंदुस्तानियत है, जो हमारे देश की अपनी परंपरा है, उसको लोगों ने कायम किया है। लेकिन ये दुष्ट देश में आग लगाने के लिए घूम रहे हैं, देश में कैरोसिन छिड़कने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा राहुल गांधी कहते हैं।
तो इस समय हमारा और आपका सबका नैतिक कर्तव्य है, सबका नैतिक कर्तव्य है कि देश को, जो हमारे देश की प्रतिष्ठा है, जो 75 साल से देश की प्रतिष्ठा इस देश में विश्व में कायम हुई है, जिसका पूरा विश्व कायल हुआ है, आज तक इस देश को कभी लोगों ने तानाशाही की ओर बढ़ते हुए नहीं देखा। सबसे खूबसूरत लोकतंत्र, सबसे खूबसूरत धर्मनिरपेक्षता, सबसे खूबसूरत विविधता में एकता, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान के अंदर किस प्रकार का परिवार भाव, ये हमने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। उसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है, भारत को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। परिवारवाद की बात करते हैं, और जो हमारे गृह मंत्री महोदय हैं, उनके पुत्र बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, दुबई में कोठी खरीदते हैं। अगर वो भी तलवार लेके, तमंचे लेकर मस्जिद के सामने जय श्री राम और जय श्री राम का नारा लगाएं और बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर की तरह वो भी उत्तराजात्मक बात करें, तो लगता है कि इनका कोई कमिटमेंट है। इनका कमिटमेंट नहीं है, ये केवल आग लगाना चाहते हैं, ये कीचड़ फैलाना चाहते हैं, देश में कीचड़ फैलाना चाहते हैं जिससे इनका कमल खिल सके। लेकिन हम कीचड़ नहीं लगने देना चाहते, हम देश में आग नहीं लगने देना चाहते, हम देश में आग को बुझाना चाहते हैं। हम खान अब्दुल गफ्फार खां, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, हम उनके वंशज हैं। और यह हमारा कर्तव्य है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो इन क्रांतिकारियों ने और महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने जो संघर्ष किया है, हमारा ये मूल कर्तव्य है कि हम इनको, हमारी जो मूल भावना है, इसको आगे बढ़ाएं और इस मूल भावना को आगे बढ़ा के भारत को, जो हमारी प्रतिष्ठा है, उसको कायम करें। और ये जो एक चेतन सिंह जैसे लोगों को पैदा कर रहे हैं, जो ट्रेन के अंदर जाकर किसी को भी गोली मार देता है और कहता है कि अगर आपको भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा, उनको वोट देना होगा, इसका मतलब ये आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। क्योंकि अगर कोई आदमी भारत जैसे लोकतंत्र में ये कहता है कि आपको अगर भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना है, इसका मतलब विक्षिप्त तो है ही वो। क्योंकि किसी की भावना हो सकती है मोदी योगी को रहना है, किसी की भावना हो सकती है स्टालिन को रहना है, किसी की भावना हो सकती है राहुल गांधी को रहना है, किसी की भावना हो सकती है ममता बनर्जी को रहना है। अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने लोकतंत्र में सबको अपने विचार प्रकट करने की आवश्यकता है। लेकिन बिना प्रोवोकेशन के ये सेंटेंस कहने वाला आदमी, जो आर्म्ड पुलिसमैन हो, कि अगर भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना है, इसका माने वो आदमी ही केवल विक्षिप्त नहीं था, लेकिन भारत में बहुत सारे विक्षिप्त घूम रहे हैं, बहुत सारे पागल घूम रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन बॉम्ब्स घूम रहे हैं, बहुत सारे पटाखे और विस्फोटक घूम रहे हैं। और हमें सतर्क रहना है, क्योंकि इनके मन के अंदर बारूद भर दिया गया है, इनके दिमाग में बारूद भर दिया गया है, और ये कब किस पे आक्रमण करते हैं पागलों की तरह पता नहीं है। लेकिन जो लोग अभी चेतना में हैं, जो चेतना मुक्त नहीं हुए हैं, ये उनका कर्तव्य है कि देश को एकजुट करें, नफ़रत छुड़वाएं, भारत को जोड़ें। भारत के सभी धर्म संप्रदाय, सभी प्रकार के लोगों को, चाहे वो गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे किसी वर्ग संप्रदाय धर्म के हों, उनमें एकता कायम करें, ताकि जब भारत को कभी विदेशी शक्ति का सामना करना पड़े तो हम एक परिवार के साथ उनके लड़ें। लेकिन ये पाकिस्तान से तो और चीन से लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं होती। चीन का चा नहीं बोल सकते, पाकिस्तान का पा नहीं बोल सकते, और अपने भारत के जो गरीब और निरीह लोग हैं उन पर ये आक्रमण करके हर्षित होते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं, अपना राजनीतिक लाभ उठाते हैं। इसलिए मेरा ये मौलिक कर्तव्य था, मेरा ये नैतिक कर्तव्य था आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का कि भारत को बचाएं, भारत को सुरक्षित करें, भारत की छवि जो पूरे विश्व में खराब हो रही है उसे खराब होने से रोकें, एकता कायम करें, प्रेम कायम करें। और जो लोग आपस में व्हाट्सएप के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से आग लगाते हैं, उनके सामने खड़े हो जाएं, तन के खड़े हो जाएं, उनके दुष्प्रचार को रोकें, ताकि मेरी भारत माता कष्ट में ना आए, न जले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।